हेलो नमस्कार भैया लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं डियर आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भैया आप सभी देख रहे हैं मुकेश एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग डेली का डेली ग्रुप डी एग्जाम का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बच्चों के द्वारा एग्जाम रिव्यू में मिले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना आपके कीमती समय को गंवाए हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया भैया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, यानी 76वां। तो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस का 76वां दिवस मनाया गया। और इस दिवस पे जो मुख्य अतिथि थे भैया, मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांटो थे, प्रबोवो सुबियांटो थे। और इस दिवस की थीम क्या थी। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। यानी 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी भैया। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया कि 2025 का लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया। भैया मैं बात करूँ अगर इस प्रश्न का, तो ये प्रश्न जब से मैं एनालिसिस करा रहा हूँ कम से कम 10 से 12 बार अब तक आ चुका है। यानी पता नहीं एग्जामिनर को कितना प्यार है इस क्वेश्चन से। हर एक दिन के पेपर में शिफ्ट 1 शिफ्ट या शिफ्ट 3 में किसी न किसी शिफ्ट में एक बार ये क्वेश्चन आ ही जा रहा है देखने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग जरूर एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखा करिए, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में भैया रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है क्वेश्चनों का। लगभग हम अगर कहें अपने अनुमान गेस से तो 10 से 12 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग देखिए और बहुत सीरियस होकर एनालिसिस को देखिए, और क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड बने तो हम लोग जरूर उसको कैच कर पाएँ, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन था कि 2025 का लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका ए, सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स भैया एक अमेरिकी जिम्नास्ट थे, ठीक है। सिमोन बाइल्स अमेरिकी जिम्नास्ट थे, जो कि इस बार लारिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई भैया। तो 25वीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया कि 2024 से 2025 का यूईएफए चैंपियंस लीग किताब किसने जीता। तो 2024-2025 का जो यूईएफए चैंपियंस लीग किताब है भैया, ये पेरिस सेंट जर्मन ने जीता। कौन जीता भैया। तो पेरिस सेंट जर्मन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ इस क्वेश्चन पे, तो 31 मई 2025 को यूईएफए चैंपियंस लीग 2024-25 का ये 70वां संस्करण था। कौन सा भैया। तो 70वां संस्करण था। और मैं बात करूँ ये फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था। तो फाइनल मुकाबला जर्मनी के म्यूनिक में खेला गया था। फाइनल मुकाबला जर्मनी के म्यूनिक में खेला गया था। और फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने इंटर मिलान को 5-0 से हराकर चैंपियंस लीग खिताब जीता, ठीक है डियर। और फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन के डेसरे डीपे को मैन ऑफ द मैच चुना गया था। यानी फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन के डेसरे डूप को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 4 यह कि वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। तो 2025-26 के केंद्रीय बजट में भारत की रक्षा मंत्रालय के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी 6,81,210.27 करोड़ रुपया। 6,81,210.27 करोड़ रुपया, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर यहाँ कि मार्च 2025 में कौन नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, राजीव गौबा। इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूँ डियर, तो मार्च 2025 में पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया, ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है भैया। क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया कि निसार मिशन की कुल लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है। निसार मिशन की कुल लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी 12,500 करोड़ रुपए। 12,500 करोड़ रुपए निसार मिशन की कुल लागत है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डियर निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी भैया मिशन एक संयुक्त है, ठीक है। मिशन एक संयुक्त नासा और इसरो परियोजना है। इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1.5 बिलियन यूएसडी है, ठीक है। जो भारतीय मुद्रा में लगभग 12,500 करोड़ रुपया बनता है, ठीक है। और यह अब तक के सबसे महंगे पृथ्वी और लोकल उपग्रह मिश्रण में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 7 है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी डियर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर सी
आईपी का दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, सिंगाना आगरा उत्तर प्रदेश में। सिंगाना आगरा उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूँ डियर, तो भारत सरकार ने पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश की आगरा जिले के सिंगाना में करने को मंजूरी दी है। ठीक है, यानी जो भारत सरकार ने डियर पेरू में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश की आगरा जिले के सिंगाना में करने की मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर, एसबीआई ने लखपति बनाने हेतु कौन योजना शुरू की है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, हर घर लखपति। हर घर लखपति। मैं बात करूँ डियर इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हर घर लखपति नाम से एक रिक्योरिंग डिपॉजिट आरडी योजना लॉन्च की है। इस स्कीम का उद्देश्य जो है डियर, ग्राहकों को छोटी छोटी मासिक बचत के माध्यम से 1 लाख रुपया या उससे अधिक की राशि जमा करने में मदद करना। यानी डियर जो हर घर लखपति योजना है, जो हर घर लखपति योजना है एसबीआई का, उसका एक ही उद्देश्य है कि ग्राहकों को छोटी छोटी मासिक बचत के माध्यम से 1 लाख रुपया या उससे अधिक राशि जमा करने में मदद हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 9 है डियर कि मई 2025 में हिमालय पर 31 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? यानी भैया हिमालय पर 31 बार सफलतापूर्वक चढ़ने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो कामी रीता शेरपा के नाम पे है। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। ठीक है डियर, मैं बात करूँ 27 मई 2025 को नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 31 बार सफलतापूर्वक चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। यानी इसके पहले भी जो विश्व रिकॉर्ड था हिमालय पर चढ़ने का माउंट एवरेस्ट पे, वो भी रीता शेरपा के नाम से ही था। ठीक है, जिन्होंने 25 में 31वीं बार सफलतापूर्वक चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी समतल दर्पण। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, निम्नलिखित में से कौन जय आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन का उदाहरण है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी कीटनाशक। ठीक है, बात करो डियर की बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो जय आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रसायन जैसे डीडीटी, कीटनाशक, भारी धातुएं खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते जाते धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यानी जैव आवर्धन सिर्फ जहरीले अभिघटनीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल रसायनों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिध्वनि इको किस दूरी पर नहीं होगी? तो प्रतिध्वनि किस दूरी पर नहीं होगी? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, यानी 10 मीटर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में वृषण टेस्टिस उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं? तो भैया जो मनुष्य में वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? तो जो वृषण है डियर टेस्टिस उदर गुहा के बाहर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि शुक्राणु यानी स्पर्म के सही उत्पादन और परिपक्वन यानी मैट्रुएशन के लिए शरीर के सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अंडकोश नामक थैली यह आवश्यक ठंडा वातावरण प्रदान करती है जिससे शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है भैया ठीक से हो पाती है। ठीक है, यानी ये जो बॉडी का हमारे टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी कारण जो भैया हमारा अंडकोश होता है अंडकोश नामक जो थैली है उसे ठंडा वातावरण प्रदान करती है, जिसके कारण से वह शुक्राणु जनन प्रक्रिया में ठीक से हो पाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 14। काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है? तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है डियर वो है K=12 mv²। K=12 mv², यानी गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 15। कार्बन के किस अपरूप का आकार खष्टभुज यानी हेक्सागोनल आकृति की होती है? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, यानी ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है डियर, यहाँ पे निम्नलिखित में से क्षार धातु यानी एल्किल मेटल कौन सा नहीं है? मैं बात कर रही है कि क्षार धातु जो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के समूह 1 में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे डियर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। ठीक है, ये सभी हमारे क्षार धातु हैं। ठीक है, और जो कि भैया समूह 1 में पाए जाते हैं, आवर्त सारणी के समूह 1 में पाए जाते हैं। तो ये तो हमारे क्षार धातु थे, लेकिन क्वेश्चन में जो इनमें से नहीं रहा होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन बना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है डियर,
कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो करेक्ट ऑप्शन है डी यानी मनु भाकर, मनु भाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी यानी गोल्ड फाइल पर प्रहार करने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है भैया। तो अधिकतर कण सीधे चले जाते हैं, कुछ मुड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, यानी डियर रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग था स्वर्ण पन्नी पर, उसके बारे में इन्होंने ये बताया कि कुछ कण तो सीधे चले जाते हैं बट कुछ कण जो होते हैं मुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण प्रतिबिंब के बाद किस बिंदु से आई हुई प्रतीत होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी यानी फोकस से। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डियर, तो जो उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर में यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो प्रतिबिंब के बाद वह विस्तृत यानी डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, और वह किरण दर्पण के पीछे स्थित फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या था भैया, ऑप्शन नंबर सी यानी फोकस से। ठीक है, फोकस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भैया कि चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो चीनी अस्थायी रूप से घुल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कि चीनी क्या होता है भैया, पानी में अस्थायी रूप से घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है डियर यहाँ पे कि सक्रियता श्रेणी यानी एक्टिविटी सीरीज क्या दर्शाती है। तो एक्टिविटी सीरीज क्या दर्शाती है भैया, तो ये धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दर्शाती है, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करूँ डियर, तो सक्रियता श्रेणी धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमबद्ध सूची है। यानी क्या क्या दर्शाती है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डियर। जैसे यह बताती है कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है, कौन कम है। ठीक है, पॉइंट टू, कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। ठीक है, और क्या बताती है डियर कि कौन सी धातु अम्ल पानी या नमक विलयन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है, और साथ में डियर ये भी बताता है यानी दर्शाता है डियर कि धातुओं की विस्थापन अपक्रिया को समझने में मदद करती है। ठीक है, यही सक्रियता श्रेणी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भैया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है। तो नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा भैया आपका सी यानी 59%। करेक्ट ऑप्शन क्या है भैया, 59% जो क्षेत्र है वो भूकंप के प्रति संवेदनशील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा डियर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है डियर, 2025 विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो 2025 का जो विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप था भैया वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये था भैया सिंगापुर में। कहाँ पे, सिंगापुर में। 2024 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो बीएसएफ ने 2024 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया था भैया। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी 60वां स्थापना दिवस। ठीक है, डियर में बात को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो 60वां स्थापना दिवस मनाया गया जो 1 दिसंबर 1965 को भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2025 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर की यदि भारतीय सेना ने तो 15 जनवरी को 2025 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया था। जो सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2025 को अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया था। तो 27वां। ठीक है, तो बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस 2024 में मनाया। ठीक है भैया, और 2025 में भारतीय सेना ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया, और सीआरपीएफ ने 2025 में अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर की फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है। यानी जो फ्रेंच ओपन गेम है वो किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट को मतलब भी हम लोग लाल मिट्टी भी कहते हैं, लाल मिट्टी। ठीक है, डियर मैं बात करूँ क्ले कोर्ट यानी लाल मिट्टी। फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन 25 मई से 8 जून 2025 तक पेरिस फ्रांस के स्टेड रोलैंड गैरोस में किया गया था। कहाँ पे किया, तो पेरिस फ्रांस के स्टेड रोलैंड गैरोस में किया गया था, जो कि इस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का 129वां संस्करण था। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर पुरुष एकल में विजेता उप विजेता की,
तो पुरुष एकल में जो विजेता रहे वो रहे कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के थे, ठीक है। और उप विजेता की बात करिए पुरुष एकल में, तो जैनिक सीनर थे जो कि इटली के थे, ठीक है। फिर कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं डियर, कि महिला एकल में विजेता और उप विजेता कौन थी। तो महिला में डियर थी कोको गाफ जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। ये महिला एकल में विजेता थी। लेकिन महिला एकल में उप विजेता की मैं बात करूँ डियर, उप विजेता, तो एरिना साबलेंका जो कि बेलारूस की थी, ठीक है। तो भैया इसी कड़ी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे भी है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका शबाना आजमी करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डियर इस क्वेश्चन पे, तो 2025 में आयोजित बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 16वां संस्करण था। यह महोत्सव 1 मार्च से 8 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म इन द लैंड ऑफ ब्रदर्स, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या थी भैया, इन द लैंड ऑफ ब्रदर्स, जिसके निर्देशक रहे राहा अमीर फाजली और अलीरजा कासमी, ठीक है। और देश क्या था, तो भैया वो ईरान देश की थी, ठीक है। यानी जो शबाना आजमी थी भैया, वो किस देश की थी, तो ईरान देश की, ठीक ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो न्यूरॉन के जो मुख्य भाग है भैया, करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सान, एक्सान टर्मिनल, ठीक है। न्यूरॉन के जो मुख्य भाग में आते हैं वो आते हैं सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सान और एक्सान टर्मिनल। मैं बात करूँ डियर, तो न्यूरॉन जो है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है, यानी न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है डियर, तो सेल बॉडी क्या है डियर, तो यह न्यूक्लियस होता है और यह न्यूरॉन के कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। सेल बॉडी एक न्यूक्लियस होता है डियर, जो न्यूरॉन के कार्यों को नियंत्रित करता है। पॉइंट 2 देखते हैं डियर, पॉइंट 2 है डेंड्राइट, पॉइंट 2 है भैया डेंड्राइट। ये संकेत को प्राप्त करते हैं और सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। और थर्ड है डियर एक्सान, एक्सान क्या करता है, तो यह है संकेतों को सेल बॉडी से दूर अन्य न्यूरॉन्स या मांसपेशियां तक ले जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पॉइंट 4 है डियर इसमें, कि एक्सान टर्मिनल क्या होता है, तो यह है संदेश अगले न्यूरॉन को भेजते हैं। तो न्यूरॉन तंत्र की जो मूल इकाई है उसके 4 मुख्य भाग होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सान और एक्सान टर्मिनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 5। डियर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग तो इतना तो कवर कर ही रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है, बट उससे रिलेटेड उसके इर्द गिर्द के जो बन रहे हैं क्वेश्चन, अगर हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उसके भी एनालिसिस कर दें तो शायद चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर कोई आने वाले आगामी एग्जाम के क्वेश्चन हो तो शायद हम लोग कर सके, ठीक है। यही पर्पज़ होता है डियर कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनाता है। तो जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है भैया CaCO3, ठीक है। मैं बात करूँ कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं, में पास किया जाता है तो यह एक सफ़ेद और अवक्षेप बनाता है। यह अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे चूने का पानी भी कहते हैं, में पास किया जाता है भैया, तो एक सफ़ेद और अवक्षेप बनाता है और यही अवक्षेप हमारा क्या कहलाता है भैया, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है भैया CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 6, तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है। तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। मैं बात करूँ डी तो तरंग की जो चाल है 2 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। जो तरंग की चाल है भैया वो मुख्यतः 2 कारकों पर निर्भर करती है। पॉइंट 1 आवृत्ति, पॉइंट 2 तरंग दैर्ध्य। अब आवृत्ति क्या होती है, तो 1 सेकेंड में
किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, 1 सेकेंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और दो क्रमागत शिखरों या गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो जो इस तरीके से दो पॉइंट के बीच यानी दो शिखरों के बीच जो शिखरों शिखरों या गर्त की जो बीच की दूरी है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, तरंग दैर्ध्य करते हैं। ठीक है। और हम लोग तरंग दैर्ध्य को कैसे दर्शाते हैं, तो लैम्डा से, इस तरीके से, और फ्रीक्वेंसी को एफ से। तो जो ऑप्शन बनता है तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है, तो स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भैया कि जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। यदि मैं बात करूँ डियर कि जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तो कौन सी राशि स्थिर रहती है, तो ये है भैया धारा। ठीक है, कौन सी भैया, धारा। लेकिन जब प्रतिरोध को पैरेलल या समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज विभवांतर क्या रहता है भैया, समान रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भैया, त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है। यानी जो त्वचा है डियर वह किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी रहती है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका डी, अस्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक। अस्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक। मैं बात करूँ डियर, त्वचा शरीर की बाहरी सुरक्षात्मक परत है। जो त्वचा है हमारे शरीर की बाहरी सुरक्षात्मक परत है और यह कई परतों वाले उपकला ऊतक से बनी होती है जिसे स्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भैया, स्त्रीकृत स्क्वैमस उपकला ऊतक कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मैं बात करूँ डियर, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो है भैया 17। कितना, 17 है। और इससे कक्षाओं में किस प्रकार से भरते हैं, तो भैया के एल एम एन इसी तरीके से भरते हैं। तो के में कितना भरते हैं भैया, 2 भरते हैं, एल में 8 भरते हैं, एम में 18 भरते हैं। तो क्लोरीन का तो परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो पहले क्लास यानी पहले के में 2 भरेंगे। ठीक है। और यल में कितना भरेंगे, 8, तो 8 2 10। अब यम में कितना जाएगा भैया, तो बचा राशि क्रमांक ही जाएगा जो परमाणु क्रमांक है, तो कितना है 7। तो इस तरीके से डियर हम लोग पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, फिर 7 भरेंगे। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका बी। यानी फार्मूला क्या होता है भैया, तो 2n²। इसी क्रमांक में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो डियर हम लोग के में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 में, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और यम में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, H2O। क्या है भैया, H2O है। ठीक है। मैं बात करूँ H2O पानी का आणविक यौगिक है क्योंकि यह कोवैलेंट बंधों द्वारा बना होता है। जो जल है भैया यानी जिसका सूत्र है H2O, यह पानी का एक आणविक यौगिक है क्योंकि यह कोवैलेंट बंधों द्वारा बना होता है। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करके एक स्थिर अणु बनाते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड वे होते हैं जिनमें परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंधन बनाते हैं। ठीक है। यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करिए तो जिनमें परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बंधन बनाते हैं। ठीक है। और जो जल यानी H2O का जो आणविक यौगिक है डियर, यह कोवैलेंट बंधों द्वारा बना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, कार्रवाई दर कार्रवाई लैंगिक समानता प्राप्त करना। ठीक है भैया। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय था कार्रवाई दर कार्रवाई लैंगिक समानता प्राप्त करना। मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। इसका जो आधिकारिक विषय था भैया वो क्या था, तो था अचीविंग जेंडर इक्वलिटी। अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन। ठीक है। जिसका अर्थ क्या है, तो लैंगिक समानता को प्राप्त करना, लैंगिक समानता को प्राप्त करना। और कदम दर कदम, कदम दर कदम यानी एक्शन बाय एक्शन, यह विषय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता, प्रतिनिधित्व और समावेशन को मजबूत करने पर केंद्रित था। ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर हमारा कि वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा का वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है। तो वोल्ट मीटर किस मात्रा को मापता है भैया, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी विभवांतर। ठीक है, मैं बात करूँ डियर वोल्ट मीटर का उपयोग किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे हमेशा समानांतर में जोड़ा जाता है ताकि ये दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज ड्रॉप्स को सही माप सके। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर किस मात्रा को मापता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी विभवांतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड्स 2025 में निम्नलिखित में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम। बात करिए स्पोर्ट स्टार अवार्ड 2025 में भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम को वर्ष की राष्ट्रीय टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स का आयोजन कब हुआ था, तो 14 फरवरी 2025 को मुंबई के ताजमहल पैलेस में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया, तो मुंबई के ताजमहल पैलेस में 14 फरवरी 2025 को स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड्स का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है डियर किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का सूत्र क्या होगा। तो भैया यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या है तो उस ग्रह पे जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होगा वो होगा स्मॉल जी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी इंटू यम बटे आर स्क्वायर, यानी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बटे कैपिटल आर स्क्वायर। जहाँ पे जी क्या है भैया, तो आपको ये ग्रेविटेशनल है गुरुत्वीय त्वरण है। यम क्या है, ये तो मास है यानी द्रव्यमान है। और जो आर है डियर ये है आपका रेडियस यानी त्रिज्या है किसी ग्रह का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है डियर। मूल वक्फ अधिनियम यानी वर्जिनल वक्फ एक्ट कब लागू किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए 1923 में। ठीक है डियर, मैं बात करूँ कि मूल वक्फ अधिनियम यानी लागू तो 1923 में हुआ था, लेकिन इस अधिनियम का जो उद्देश्य था डियर कि वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और उचित खातों के रख रखाव को सुनिश्चित करना था। ठीक है, और वक्फ अधिनियम जो 1995 की थी उसमें धारा 9 और धारा 14 में संशोधन किया जाएगा ताकि वक्फ बोर्ड की संरचना और कार्य प्रणाली को संशोधित किया जा सके, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। जिसमें क्या थी भैया, महिलाएं प्रतिनिधियों को भी शामिल करना शामिल था। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डियर, तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 15 जून 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जय शाह हैं, जिन्होंने 1 दिसंबर 2024 से अपना पद संभाला है। ठीक है, यानी आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना डियर 15 जून 1919 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, तो यूएई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह हैं, जो कि 1 दिसंबर 2024 से इस पद को संभाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है भैया जानिक सिनर ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, जानिक सिनर। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की मैं बात करूँ डियर, तो जो जानिक सिनर हैं इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जेरेवो को, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, अलेक्जेंडर जेरेवो, जिनको हराकर जीते किसने भैया, तो जानिक सिनर ने। और मैं बात करूँ हार्ड कोर्ट अन्य ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन क्ले मिट्टी पर, विबलडन ग्रास पर और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, कौन कौन से खेल कहाँ खेले जाते हैं, जैसे तो मैं बात करूँ हार्ड कोर्ट यानी अन्य ग्रैंड स्लैम जो फ्रेंच ओपन क्ले हैं ये मिट्टी पर खेले जाते हैं, विबलडन घास पर खेले जाते हैं, यूएसए ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर कि केंद्रीय बजट 2025-26 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है। यानी केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की जो पुस्तकों के डिजिटलीकरण करने का लक्ष्य है, ये कौन सी योजना थी भैया, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करूँ डियर, तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार, यानी केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था छात्रों के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का डिजिटलीकरण करना। और इस योजना के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को डिजिटल रूप से शैक्षिक पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपनी मातृभाषा में शिक्षा तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, यानी भैया जो केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार जो भारतीय भाषा पुस्तक योजना लॉन्च की गई, जो उसका उद्देश्य यही है कि स्कूली तथा उच्च शिक्षा के छात्रों को, बच्चों को डिजिटली किया जाए, ताकि वो अपनी पुस्तक और अपनी सामग्री अध्ययन तक बहुत आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, वो भी वे अपनी मातृभाषा में शिक्षा तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है डियर कि साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया। तो साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है भैया दीपाली देशपांडे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है भैया कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करूँ डियर, तो पहले फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन, पहले फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने किया था, जो कि भारत के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने डियर 16 मार्च 2025 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका क्या किया भैया, उद्घाटन किए थे। ठीक है, और यह 3 दिवसीय फिटनेस और वेलनेस कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित हुआ था, जिसका उद्देश्य था भैया कि भारत में स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस को बढ़ावा देना। ठीक है, और बात करें डियर तो आयुष्मान खुराना उन्हें फिट इंडिया आइकन बनाया गया है, जो युवाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो भैया हमारे फिट इंडिया आइकन कौन है, तो आयुष्मान खुराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है डियर यहाँ पे, हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका ए, दोहा कतर में। ठीक है, दोहा कतर में। चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा डिस्कस कर लूँ डियर फैक्ट के साथ। दोहा कतर में 4 से 6 नवंबर के बीच हुआ था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, तो 1995 की कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आगे बढ़ाना। ठीक है, जिसका सामाजिक प्रगति, समानता और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना है। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था भैया, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत की ओर से भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है डियर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है। तो कौन सा पौधा एक लिंगी है, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी पपीता। कौन सा भैया, पपीता हमारा एक लिंगी पौधा है। ठीक है, मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के ऊपर और कुछ फैक्ट के साथ डियर, तो एक लिंगी पौधे वे होते हैं जिनमें नर व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। पपीता एक प्रसिद्ध एक लिंगी पौधा है, इसमें नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके विपरीत मैं बात करूँ डियर, तो जैसे जो सरसों हैं ये द्विलिंगी पौधे हैं, मटर भी क्या है, द्विलिंगी है, सूरजमुखी भी क्या है, हमारा द्विलिंगी है। तो एक लिंगी वे होते हैं जिनमें नर व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। ठीक है, और द्विलिंगी वे होते हैं डियर जिनमें नर व मादा एक ही पौधे पर होते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर कि धातु को उसके अयस्क से निकलने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, यानी गलन। क्या कहते हैं भैया, गलन कहते हैं। यानी गलन वह प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों से पिघलने बिंदु से अधिक गर्म करके निकाला जाता है, उसे गलन कहते हैं। यानी गलन वह प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों से पिघलने बिंदु से अधिक गर्म करके निकाला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, गलन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर कि नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ की नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारिज के शांति शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारिज के शांति शिखर का जो उद्घाटन किसने किया, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, नरेंद्र मोदी। करेक्ट ऑप्शन भैया आपका ए, नरेंद्र मोदी शांति शिखर का उद्घाटन किया, कहाँ पे, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया यहाँ पे, यदि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में माँ कुपोषित हो तो इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है। यानी भैया प्रेगनेंसी के दौरान यदि माँ कुपोषित हो तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दूध उत्पादन बहुत अधिक होगा, तो गलत।
बच्चा बहुत भारी होगा, गलत। लो बर्थ वेट बेबी होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी यदि माँ कुपोषित है तो बच्चा बहुत ही कम वजन का होगा, यानी बच्चा भी कुपोषित हो सकता है, लेकिन इन ऑप्शनों में अगर हम देखें तो लो बर्थ वेट बेबी ही होगा, यानी कम वजन का बच्चा ही होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं डियर कि यदि गर्भावस्था में कुपोषण का सीधा असर बच्चे के विकास पर पड़ता है। ठीक है, मैं बात करूँ डियर, यदि माँ गर्भावस्था में कुपोषित है तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो गर्भावस्था में कुपोषण का सीधा असर बच्चे के विकास पर पड़ता है, और माँ को पर्याप्त पोषण न मिलने पर भ्रूण तक आवश्यक पोषक तत्व नहीं पहुँचते हैं, और इसका परिणाम अक्सर होता क्या है, तो लो बर्थ वेट बेबी यानी कम वजन का बच्चा होता है। समय से पहले जन्म का जोखिम होता है, ये भी एक रीजन होता है भैया। कमजोर प्रतिरक्षा दुग्ध उत्पादन गर्भावस्था के पोषण पर निर्भर तो करता है, पर कुपोषण से ये बढ़ता नहीं बल्कि क्या होता है भैया, कम होता है। तो बहुत सारे रीजन हैं कुपोषित होने का, जैसे जन्म से पहले बच्चे होने का जोखिम होगा, ठीक है, और कम वजन का होगा, ठीक है, तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तमाम प्रकार के रीजन है यदि माँ कुपोषित है गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑक्सीजन गैस O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो हम जानते हैं भैया कि जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, तो 16 होता है, और इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा 32 ग्राम प्रति मोल। यानी ऑक्सीजन गैस यानी O2 का जो यानी ऑक्सीजन गैस का जो आणविक द्रव्यमान होता है भैया वो 32 ग्राम प्रति मोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर, यहाँ पे चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। यानी भैया चिप्स कुरकुरे इत्यादि के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भैया, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और किस लिए भरी जाती है, जो रीज़न है इसका कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन क्या है भैया, एक अक्रिय गैस है जो ऑक्सीजन और नमी को बाहर रखती है, जिससे चिप्स लंबे समय तक कुरकुरे और ताज़े बने रहते हैं। जिससे चिप्स लंबे समय तक भैया चिप्स या कुरकुरे क्या होते हैं, ताज़े बने रहते हैं, और उनका स्वाद भी खराब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, यानी ऑक्सीकरण रुक जाता है। तो किस कारण भैया नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है क्योंकि उनमें ऑक्सीजन और नमी को अंदर नहीं आने देते हैं, यानी उनके बीच ऑक्सीकरण नहीं होने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है डियर यहाँ पे कि किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार की प्रतिबिंब बनता है। यानी किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, समतल दर्पण। किस दर्पण में भैया, तो समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, अब क्या क्या उसका रीजन है भैया, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, सीधा होता है, आभासी होता है, और दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है। यानी समतल दर्पण पे कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वह फोकस से जितना दूर रहेगा दर्पण के पीछे ही उतने दूरी पर प्रतिबिंब उसका भी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 है भैया कि साबुन के मिसेल्स यानी बनने के बाद, यानी साबुन के बनने के बाद साबुन अणु का कौन सा भाग जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो जल के साथ कौन सा प्रतिक्रिया करता है साबुन का अणु भैया, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एड। हाइड्रोफिलिक एड ऐसा अणु है जो जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। मैं बात करूँ ये साबुन अणु के दो भाग होते हैं, यानी साबुन अणु के दो भाग होते हैं, एक तो होता है हाइड्रोफोबिक टेल और एक होता है भैया हाइड्रोफिलिक हेड। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है यह पानी से भागने वाला भाग होता है, यानी ये पानी से दूरी मेंटेन करता है, और जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है ये पानी से आकर्षित होने वाला भाग होता है। ठीक है, तो साबुन के दो अणु होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं। और जो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जल के साथ जो प्रक्रिया करता है तो हाइड्रोफिलिक हेड। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे शरीर में सूचनाओं यानी मैसेज का आदान प्रदान करने वाला धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो भैया शरीर में सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाली धागे नुमा संरचनाओं को हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंतु। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। चलिए उस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं डियर कि हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम करता है, जो न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, और जो मस्तिष्क से शरीर के सभी हिस्सों तक विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, जिससे हम महसूस कर पाते हैं क्या, कि सो पाते हैं और प्रतिक्रिया कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोग भैया महसूस कर पाते हैं, सो पाते हैं, प्रतिक्रिया कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है डियर हमारा यहाँ पे कि ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है। तो भैया ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे अधिक तेज चलने के लिए किस माध्यम में चलती है डियर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे सी, यानी ठोस। ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में चलती है। रीजन क्या है इस क्वेश्चन पे
कि सबसे अधिक ध्वनि ठोस में चलती है? तो रीज़न ये है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे चलने के लिए माध्यम कणों की आवश्यकता होती है। और ठोस पदार्थ कण में सबसे अधिक सघन होते हैं, यानी जो ठोस पदार्थ है भैया उनमें जो कण है सबसे अधिक सघन होते हैं, इसलिए ध्वनि यहाँ सबसे तेज गति से चलती है। और मैं बात करूँ कि जल में गति इससे कम होती है और वायु में सबसे कम होती है। और मैं बात करूँ निर्वात में ध्वनि बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पर कोई कण नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं निर्वात की बात करूँ डियर, तो हाँ ध्वनि बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पर कोई कण नहीं होती। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसीलिए जो ठोस पदार्थ है उसमें कण सबसे अधिक सघन होते हैं, जिसके कारण डियर डियर ध्वनि सबसे तेज चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? यानी पौधों में कठोरपन और स्ट्रांगपन यानी मजबूती किस कारण आता है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा एक ऐसा ऊतक होता है जिसके कारण पौधे कठोर व मजबूत होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं डियर, कि जो स्क्लेरेंकाइमा है एक अस्थायी ऊतक है जिसकी कोशिकाएं बहुत मोटी, कड़ी और लिग्निन से युक्त होती हैं। और यह पौधों को क्या क्या विशेषता दिखाता है डियर? तो पौधों की कठोरतापन को मजबूती देता है और सपोर्ट प्रदान करता है। जो स्क्लेरेंकाइमा है भैया ये पौधों को कठोरता, मजबूती और सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, मैं बात करूँ अस्थायी ऊतक की। अस्थायी ऊतक पौधों को सहारा, सुरक्षा, भोजन व जल पहुंचाने जैसे विशिष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, जो दो मुख्य प्रकारों से सरल व जटिल में बटे होते हैं। जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो पौधों को सहारा, सुरक्षा, भोजन, जल पहुंचाने जैसे विशिष्ट कार्य करते हैं, और ये दो प्रकार के सरल और जटिल में बटे होते हैं। ठीक है, मैं बात करूँ डियर सरल ऊतक की, तो सरल ऊतक में पैरेंकाइमा जो भोजन जल व भंडारण करते हैं। कोलेनकाइमा होता है जो पौधों को लचीलापन देते हैं। स्क्लेरेंकाइमा होता है जो पौधों को कठोर सहारा प्रदान करते हैं। जबकि जटिल ऊतकों में बात करूँ डियर, तो सरल ऊतक में पैरेंकाइमा आते हैं, कोलेनकाइमा आते हैं और स्क्लेरेंकाइमा आते हैं। ठीक है, पैरेंकाइमा का मतलब होता है भैया कि जो पौधों में जल भोजन का भंडारण करता है। कोलेनकाइमा की बात करें जो सरल ऊतक में भैया ये पौधों में लचीलापन देता है। और स्क्लेरेंकाइमा जो होता है भैया सरल ऊतकों के, स्क्लेरेंकाइमा जो पौधों को क्या करता है, कठोर सहारा प्रदान करता है। ठीक है, यानी उनको मजबूत बनाता है। जबकि मैं बात करूँ ये जटिल ऊतक में, जटिल ऊतक में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, जल खनिज का परिवहन करता है। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है भैया वो भोजन का परिवहन करता है। तो जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, जो पौधों की संरचना, ठीक है, जो पौधों की संरचना और कार्यों के लिए जरूरी होता है। G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? यानी G20 देशों में यानी जो जी है इस शब्द का क्या अर्थ है? तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी ग्रुप। ग्रुप माने भैया समूह। मैं कुछ इस क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डियर, तो ये है कि G20 में जो जी का अर्थ है ग्रुप यानी समूह होता है, और G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है। यह दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 19 देश और यूरोपीय संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। ठीक है, बात करिए जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता, विकास, विकासशील देशों की सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। ठीक है, आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं डियर, कि ये है कि 2025 का जो G20 शिखर सम्मेलन था, 2025 का G20 शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। और यह आयोजन 22-23 नवंबर 2025 को हुआ था, और यह 20वां संस्करण था। ठीक है, यानी चलिए G20 के कौन सा संस्करण था भैया? तो ये 20वां संस्करण था जो जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि PYKK का पूर्ण रूप यानी क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? PYKKA का पूर्ण रूप क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका बी, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। हिंदी में अगर बात करिए तो इसका जो फुल फॉर्म है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। मैं थोड़ा सा इस पर अगर और चर्चा करूँ डियर इस क्वेश्चन पे, तो PYKKA का जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, जिसको हिंदी में हम लोग पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान कहते हैं भैया। इसका जो उद्देश्य है, इस खेल का उद्देश्य है, जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, यानी GYPKK का फुल फॉर्म है भैया कि पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। तो जो इसका उद्देश्य है भैया, अगर मैं उद्देश्य की बात करूँ डियर, तो जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम था जिसे 2008 से 2009 में ग्रामीण युवाओं में खेल को बढ़ावा देने और बुनियादी खेल सुविधाओं के विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करूँ डियर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास G-पैड 2025 किसके बीच आयोजित किया गया? तो जो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी, यानी रूस और बेलारूस। इस क्वेश्चन पे थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्कस करो डियर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो G-पैड 2025 यानी J-पैड 2025 का जो मुख्य रूप से रूस और बेलारूस के बीच आयोजित किया गया एक संयुक्त रणनीतिक सैन्य अभ्यास था। ठीक है,
यानी जीपैड जो था भैया, ये रूस और बेलारूस के बीच आयोजित एक क्या था, संयुक्त सैन्य रणनीतिक सैन्य अभ्यास था, जिसमें भारत, चीन, कजाकिस्तान सहित कई अन्य देशों ने भी भाग लिया था। ठीक है, जो कि 10 से 16 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा कि मई 2025 को 244 जिलों में मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल यानी ऑपरेशन अभ्यास किसके द्वारा समन्वित किया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन अभ्यास किसके द्वारा समन्वित किया गया था भैया, तो बात करूँ है कि 2025 की भारत की नागरिक सुरक्षा 2025 की भारत की नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, जिसका कोड नाम ऑपरेशन अभ्यास था, यानी जिसका कोड या नाम मैं बात करूँ तो ऑपरेशन अभ्यास था। इसका जो मुख्य रूप से केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए द्वारा आयोजित और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समन्वित किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, तो आतंकवादी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थिति के लिए एक नागरिक सुरक्षा और तैयारी का परीक्षण करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 होती है। तो किस तत्व की परमाणु संख्या 11 होती है भैया, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी यानी सोडियम। ठीक है, और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कस कर दिया कि जो 11 तत्व वाला हमारा परमाणु संख्या है यानी तत्व है 11 संख्या का, तो है हमारा सोडियम। ठीक है, और सोडियम का प्रतीक क्या है, तो Na। सोडियम का प्रतीक है भैया Na। ठीक है, जो एक मुलायम चांदी सफ़ेद और अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है और क्षारीय धातुओं के समूह में आती है। ठीक है, जो सोडियम है भैया वह अत्यधिक मुलायम चांदी सफ़ेद यानी अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है, जो कि क्षारीय धातुओं के समूह में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लारियोस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका मोंडो डुप्लांटिस। और मैं बात करूँ डियर मोंडो डुप्लांटिस कहाँ के थे, तो ये है भैया स्वीडन के थे। कहाँ के थे भैया, तो स्वीडन देश के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि हाल ही में भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा नई ब्लू कैटेगरी बनाए जाने के कारण चर्चा में रहा ब्लू वाशिंग किससे संबंधित है। तो ब्लू वाशिंग किससे संबंधित है डियर, तो बात करिए ब्लू श्रेणी को ईईएस गतिविधियों के एक समूह के भाग के रूप में पेश किया गया है, जैसे कि खाद बनाना, बायोगैस संयंत्र, सीवेज उपचार और सामग्री पुनर्वृत्ति सुविधाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल एरिया होता है वह क्या दर्शाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी यानी विस्थापन दर्शाता है। ठीक है, अगर मैं डियर इस क्वेश्चन पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करूँ तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है, यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एरिया बराबर क्या होता है भैया, वेलोसिटी गुणे टाइम, वस्तु के विस्थापन के समय को दर्शाता है। बात करिए यदि वेग धनात्मक है यानी पॉजिटिव है तो विस्थापन भी धनात्मक होता है, यदि वेग ऋणात्मक है तो विस्थापन भी ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए चलिए डियर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका बी यानी 8। कितने भैया, तो हमारे ऑक्सीजन के परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl की अपक्रिया से सोडियम क्लोराइड NaCl और जल H2O बनते हैं। ये कौन सी अपक्रिया करते हैं, कौन सी अपक्रिया करते हैं भैया। अगर मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फैक्ट की बात करूँ तो यह एक अम्ल क्षार यानी यह एक अम्ल क्षार उदासीनीकरण अपक्रिया है, जिसमें अम्ल या Cl और क्षार NaOH आपस में अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, और रासायनिक समीकरण में जो डियर इसका रिएक्शन हुआ है NaOH के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब अपक्रिया करते हैं तो वहाँ पे भैया NaCl प्लस H2O यानी सोडियम क्लोराइड और H2O जल क्या बनता है, ठीक है, जल बनता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि यदि वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड है तो जल में ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा। तो भैया यदि वायु में जो ध्वनि की चाल अगर 346 मीटर पर सेकंड है तो जल में इसका क्या हो जाएगा कि चाल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया सी। ठीक है, डियर मैं बात करूँ कि जो ध्वनि की माध्यम है, ध्वनि की चाल का जो माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, जो ध्वनि का चाल है वो माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि जल में कण वायु की तुलना में अधिक सघन और पास पास होते हैं, जिससे ध्वनि तरंगें तेजी से संचारित होती हैं। ठीक है, और वायु में ध्वनि की जो चाल है भैया
346 मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डियर कि यदि जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकेंड लगभग यह दर्शाता है कि जल में ध्वनि की चाल वायु की तुलना में लगभग 4.281 अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर डिस्कस करने से पहले एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लेते हैं डियर कि यदि इसलिए होता है जब ध्वनि वायु से जल में जाती है तो उसकी चाल काफ़ी बढ़ जाती है। जब ध्वनि वायु से जल में जाती है तो उसकी चाल भैया क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया निम्नलिखित में से किसमें आंतर अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो निम्नलिखित में से किसमें आंतर अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन से पहले थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात डियर कि जो लोहे की छड़ है, जो लोहे की छड़ की ठोस अवस्था में होती है जिससे कण बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो जो लोहे के छड़ होते हैं भैया उनके जो कण होते हैं, लोहे के जो कण होते हैं बहुत सॉलिड होते हैं, तो वो क्या होते हैं भैया एकदम पास पास होते हैं, जिनके कारण उनके बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और उनमें सबसे अधिक ध्वनि भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका लोहे की छड़। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोहे की छड़। तो निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो आप बोलेंगे लोहे के छड़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 नवंबर 2025 को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को कहाँ से लॉन्च किया। ठीक है, तो भैया कहाँ से लॉन्च किए, तो ये लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका बी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डियर तो ये CMS यानी CMS-03 GSAT-7R सैटेलाइट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से LVM-3M5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, जो भारत की सबसे भारी संचार उपग्रह है और ख़ास तौर पर भारतीय नौसेना की संचार क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, अगर मैं डियर बात करूँ कि इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता पे अगर हम लोग चर्चा करें डियर तो यह भारत से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में लॉन्च होने वाला अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह रहा, जो लगभग कितना किलोग्राम का रहा भैया, तो 4410 किलोग्राम का। ठीक है, चलिए डियर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए अपने आनुवांशिकी प्रयोग में निम्नलिखित में से किस लक्षण पर चयनित नहीं किया था, यानी किस लक्षण पर चयनित नहीं किया था। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं देखूँ दिया है तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों के 7 स्पष्ट और विपरीत लक्षणों को चुना था, जैसे बीजों की आकृति, ठीक है, बीजों का रंग, फूलों का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार और फली का रंग, पौधों की ऊंचाई इत्यादि को डियर क्या किए थे, मेंडल ने प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया था, इतने लक्षणों के आधार पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपके भैया, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें देखते हैं हम लोग, तो करेक्ट ऑप्शन है बी यानी पत्तियों के आकार पर। तो आनुवांशिक प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस लक्षण को चयनित नहीं किया था, तो पत्तियों के आकार को। तो बीजों के आकार को तो उन्होंने चयन किया था, फूलों के आकार को चयन किए थे, फली के रंग को चयन किए थे, लेकिन उन्होंने पत्तियों के आकार पे कोई डिस्कस नहीं की, यानी पत्तियों के आकार के बारे में उन्होंने कुछ भी ऐसा लक्षण नहीं बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए भैया, तो कम से कम एक कार्बन परमाणु होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन परमाणु होना चाहिए, यानी करेक्ट ऑप्शन भैया आपका सी, कम से कम एक कार्बन परमाणु होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर ले डियर यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में, तो जो कार्बनिक यौगिक की सबसे मौलिक पहचान यह है कि उनमें कार्बन आवश्यक होता है। ठीक है, कार्बन अवश्य होता है, अन्य तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, बट डियर उनमें क्या होता है, तो उनमें कार्बनिक यौगिक का सबसे मौलिक पहचान यह है कि उनमें कार्बन अवश्य होता है। ठीक है, बात करूँ डियर कार्बन के बिना कोई यौगिक कार्बनिक नहीं कहलाता है, यानी कार्बन के बिना कोई यौगिक भैया कार्बनिक नहीं कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। यदि एक कुली अपना सामान सिर पर रख कर क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यानी भैया एक कूली है, कोई सामान अपने सिर पे रख के क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो चलिए कुछ फैक्ट के साथ हम लोग देखते हैं डियर कि क्या होगा। यदि एक कूली अपना सामान सिर पर रख कर क्षैतिज दिशा में चलता है तो उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य कितना होगा भैया, शून्य होगा, क्योंकि कूली द्वारा लगाया गया बल ऊपर की ओर और सामान का विस्थापन क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के
लंबवत यानी 90 डिग्री कोण पर है, तो वहाँ पे भैया जो कार्य हुआ तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा भैया हमारा सी। करेक्ट ऑप्शन क्या भैया, तो हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर हमारा कि सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें जमीन के अंदर पाइप डालकर जल बाहर निकाला जाता है। तो सिंचाई का वह कौन सा साधन भैया जिसके जमीन के अंदर हम लोग पाइप डाल के जो है कि जल बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ डियर की नलकूप, यानी जो नलकूप हैं तो उनमें भैया हम लोग क्या करते हैं, नलकूप में सिंचाई का वह साधन है, नलकूप सिंचाई का वह साधन है जिसमें भूमिगत जल को निकलने के लिए लोहे या पीवीसी के पाइप जमीन के अंदर गहराई तक डाले जाते हैं। इसके बाद पंप की सहायता से जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डियर तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी नलकूप। ठीक है, तो भैया सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें ज़मीन के अंदर पाइप डालकर जल बाहर निकाला जाता है, तो ये भैया नलकूप। वर्षा तो है नहीं, ठीक है, नहर की गहराई तो है नहीं, वर्षा भी नहीं है और वर्षा का जल संग्रहण भी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका डी, नलकूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर कि तेल यानी स्टार्च और प्रोटीन का संचय पौधों की कोशिका के किस अंग में होता है। यानी भैया पौधे तेल और स्टार्च और प्रोटीन का संचय अपने किस भाग में करते हैं। तो मैं बात करूँ डियर क्वेश्चन के ऑप्शन बताने से पहले तो कुछ इन्फॉर्मेशन कि ल्यूकोप्लास्ट यानी ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लास्टिड होते हैं जिनका मुख्य कार्य भोजन का संचय होता है। यानी भैया ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, तो ये होता है भोजन का संचय करते हैं, भोजन स्टार्च प्रोटीन। तो पौधे कहाँ संचय करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कि 10 kg का जब 10 kg की किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा भैया, तो उस वस्तु का त्वरण शून्य होगा। लेकिन मैं एक्स्ट्रा फैक्ट थोड़ा सा देख लूँ इस पर कि जब 10 kg की किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण शून्य होगा। जब 10 kg किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा भैया, तो शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि संतुलित बल वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वस्तु या तो स्थिर रहेगा या एक समान वेग से चलती रहेगी, जैसे कि न्यूटन की गति का पहला नियम है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है भैया, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन भैया, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आप, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी 0। ठीक है, क्वेश्चन क्या था डियर, तो क्वेश्चन था हमारा कि 10 kg की किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया सी यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पक्षी का पालन संरक्षण किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी यानी ब्रॉयलर। ब्रॉयलर जो है भैया, ब्रॉयलर जो है कि इस टाइप के जो प्रकार के पंछी होते हैं उनका हम लोग उत्पादन किस लिए करते हैं, तो मांस के लिए करते हैं। ठीक है, यानी इनका संरक्षण या इनका पालन किस लिए करते हैं, तो डियर मांस के लिए करते हैं। तो ब्रॉयलर मुर्गियों का वह नस्ल श्रेणी है जिसे तेज़ी से बढ़ने और अधिक मांस उत्पादन करने के लिए पाला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के बीच मुख्य अंतर किसके कारण होता है। तो मुख्य अंतर किसके कारण होता है भैया, तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बात कर लेते हैं फिर इसके ऑप्शन को देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें डियर, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER की सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं जिस कारण इसकी सतह खुरदरी होती है। ठीक है, और बात करिए और यह प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए यह चिकना दिखाई देता है और यह लिपिड संश्लेषण विसरण आदि का कार्य करता है। ठीक है, मैं बात करूँ डियर कि इनके बीच जो मुख्य राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण होता है। तो इनका मुख्य अंतर क्या है भैया, तो इनके बीच राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज इंडियन नेवी का INS मुंबई 5वें संस्करण के बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया था। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास जल्ले प्रवेश में भाग ले रहा था। तो बात करूँ डियर, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे INS मुंबई। ठीक है, यानी भैया अगर बात करें तो ला पेरोस एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो फ्रांस द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्वाड देश और अन्य हिंद प्रशांत देश जैसे इंडोनेशिया,
मलेशिया, सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा की नौसेनाएं भाग लेती हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ डियर करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है भैया आपका सी, यानी INS मुंबई, INS मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि रेखित पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, रेखित पेशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रेखित पेशी के बारे में निम्नलिखित जो कथन सही है, तो बात करिए डियर, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, रेखित पेशी का क्या है करेक्ट ऑप्शन, तो ऐच्छिक क्रियाओं का क्या भैया नियंत्रित करना। मैं बात करूँ डियर कि रेखित पेशियाँ ए पेशियाँ जिन पर अमानव स्वैच्छिक नियंत्रण होता है, ऐसे पेशियों को हम लोग रेखित पेशियाँ कहते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग चलने फिरने, उठने, लिखने जैसे इच्छा अनुसार होने वाली क्रियाओं में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कि यदि समान लंबाई के दो तारों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और दोनों का प्रतिरोध अलग अलग हो तो अधिक प्रतिरोध वाला तार में क्या होगा। तो अधिक प्रतिरोध वाले तार में क्या होगा भैया, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात है, तो इस पर हम लोग जान लेते हैं कि यदि समान लंबाई मोबाइल डिस्चार्ज होने वाली है, तो यदि समान लंबाई और समान धारा वाले दो तारों में से अधिक प्रतिरोध वाला तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो जिनमें अधिक प्रतिरोध होगा भैया, तो उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, समान पदार्थ से बने तारों में किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो भैया यानी कोई समान मेटल से कोई वस्तु तार बने हैं, तो उनका जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किस में होगा भैया, तो जो तार बड़े होते हैं। लेकिन मैं सबसे बात कम करूँ तो डियर जो तार सबसे छोटे होते हैं उनमें प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, उनमें प्रतिरोध सबसे कम होगा, तो भैया ऊष्मा भी क्या होगा, सबसे कम डिस्चार्ज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर कि निम्नलिखित में से किस विभेदित जीव में अपने कायिक शरीर भाग से नए जीव का निर्माण करने की क्षमता होती है, जिसे हम लोग पुनरुत्भवन या पुनर्जागरण द्वारा जाने जाते हैं। तो इस किस विभाजित जीव में डियर, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन भैया आपका ए, यानी सी सॉरी प्लेनोरिया। करेक्ट ऑप्शन क्या भैया आपका प्लेनोरिया। ठीक है, अगर मैं कुछ पॉइंट की बात करूँ डियर इस क्वेश्चन पे, तो जो प्लेनोरिया और हाइड्रा एक विभेदित बहुकोशिकीय जीव हैं जिसमें पुनर्जनन की अत्यधिक क्षमता होती है। ठीक है, और इसके शरीर का प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूरा नया जीव बना लेता है, यानी जीव बना सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्ण रूप से विभेदीकरण किस प्रक्रिया में होता है। तो विभेदीकरण किस प्रक्रिया में होता है, तो करेक्ट ऑप्शन भैया आपका सी, यानी विखंडन में। किसमें भैया, विखंडन में होता है। ठीक है, मैं बात करूँ डियर कि जो पूर्ण रूप से विभेदीकरण की प्रक्रिया कोशिका विभेदन में होती है, कहाँ पे होती है, तो कोशिका विभेदन में। तो उम्मीद करते हैं डियर इस क्लास में हम लोग सारे फैक्टर को बहुत ही ईजिली वे में कवर किए और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।